नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर ठेकेदारी कौन से डिपार्टमेंट में करना ठीक रहता है, या यूं कह सकते हैं कि ठेकेदारी करने के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नए ठेकेदार हैं और नए ठेकेदार बनना चाहते हैं अथवा ठेकेदारी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपका ये क्वेश्चन वाजिब होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करें जहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, जहां बजट की कोई दिक्कत नहीं हो, सैंक्शन वगैरह में टाइम जो लगता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो हर आदमी ये चाहता है कि जहां इजी प्रोसीजर हो, अच्छे से अच्छा वर्क करने को मिले, खूब काम निकलते हो, ऐसी जगह काम करना चाहेंगे। हर डिपार्टमेंट में लिमिट की दिक्कत रहती है, पेमेंट लिमिट कई बार नहीं आई हुई होती है, ऐसी स्थिति में लोगों का भुगतान रुक जाता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि ऐसे डिपार्टमेंट में काम करूं जहां लिमिट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो, अधिकारी काम की चेकिंग के लिए बार बार परेशान नहीं करते हों, ऐसी जगह काम करना हर ठेकेदार चाहता है। इसके साथ साथ हर ठेकेदार ये भी चाहता है कि काम में ठेकेदार इंजीनियर्स लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। इसके लिए भी लोग चाहते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट में काम करूं जहां मुझे कुछ सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलें, साथ ज़्यादा मिले इंजीनियर्स लोगों का। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करना चाहिए। देखिए बंधु लोगों, आप यदि बिल्डिंग वर्क जानते हैं, यानी मकानों का निर्माण कार्य के मामले में आप दक्ष हैं, इस कला में आप माहिर हैं, तो आपको पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पीडब्ल्यूडी में काफ़ी काम निकलते हैं और इंजीनियर्स लोगों का भी काफ़ी सहारा मिलता है, साथ मिलता है। वो बार बार आके आपके काम को चेक करते हैं, आपको डिजाइन ड्राइंग के बारे में पूरा डिटेल से समझाते हैं, बताते हैं। आप यदि ज़्यादा नहीं जानते हैं, आपका मिस्त्री जानता है, तो वो मिस्त्री के साथ में खड़े होकर के जेईएन साहब आते हैं साइट के ऊपर, मिस्त्री को एक एक बात समझाते हैं, घंटों तक अपना टाइम देते हैं। एएन साहब आएंगे, वो भी अपने हिसाब से चेकिंग करने जब भी आते हैं, वो काफ़ी बार आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, जो बातें आपको किताबों में बहुत खोदने के बाद में मिलती हैं, वो बातें आपको वो प्रैक्टिकली साइट पर बताते हैं। ऐसी सुविधाएं हर डिपार्टमेंट में दोस्तों नहीं होती हैं। कुछ छोटे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके पास अपने स्वयं के इंजीनियर्स नहीं होते, वो भी पीडब्ल्यूडी से ही इंजीनियर डेपुट करवाते हैं और फिर काम चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम शुरू करें। अब बात आती है, यदि आप रोड के काम करना चाहते हैं, सड़कों के काम करना चाहते हैं, सीसी रोड के काम करना चाहते हैं या डामर रोड के काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। सड़कों के काम पीडब्ल्यूडी में बहुत निकलते हैं और इतने निकलते हैं कि आप काम करते करते थक जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के वर्क्स कभी खत्म नहीं होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरे एक एक बात को। हाँ, काम आपको मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वर्कमैनशिप कैसी है। आप यदि अच्छे से काम करते हैं, आपके पिछले कामों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके हिसाब से काम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को कहना होता है, सर राजनेताओं का बहुत दखल होता है। अरे भाई, मैं कहता हूँ राजनेताओं का कोई दखल नहीं होता। जब आपके पेन में दम होगा, आप जो रेटें भरेंगी, वो रेटें आपकी लोवेस्ट आती हैं, तब काम मिलता है। और लोवेस्ट रेट के साथ में भी आपको काम तब मिलता है जब आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सही होता है। वहाँ जितने वैल्यू के काम निकले हैं, उस वैल्यू के काम आपने कितने किए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह आप साथ में लगाते हैं, तब आपको काम मिलता है। बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड सारे चेक किए जाते हैं और अधिकारियों के साथ आपका कैसा व्यवहार रहता है, आप काम करने में कितने माहिर हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, ये सारी बातें देखी जाती हैं। आप विद इन टाइम काम पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें जब आपको टेंडर मिलता है तब देखी जाती हैं। दोस्तों काफ़ी आपके कमेंट्स आते हैं
कि सर रेटें बहुत डाउन जा रही हैं, कैसे करें, यदि रेटें इतनी डाउन जा रही हैं तो कैसे काम पोसाता है। देखिए सज्जनों, रेटें वही मिलती हैं जो मार्केट में चलती हैं, और जो मार्केट में रेटें चलती हैं उनका कोई न कोई कारण होता है। किसी न किसी कारण से ही रेटें डाउन होती हैं और किसी न किसी कारण से ही रेटें अप होती हैं। तो रेटों के मामले में आपको खुद को एनालिसिस करना होता है कि आपको ये रेटें पोसाती हैं या नहीं पोसाती हैं। यदि आपके रेटें नहीं पोसाती हैं तो रुक जाइए, आप थोड़े दिन के लिए इंतज़ार कर लीजिए। दूसरी बार जब टेंडर निकलेंगे रेटें और ज़्यादा सही हो जाती हैं। कुछ बार लोगों के पास काम नहीं होते तो लोग सोचते हैं ठाले बैठे घर में लेबर, कई लोगों के पास, कई ठेकेदारों के पास परमानेंट लेबर होती है, तो उनको अपनी टीम को काम देना होता है, तो वो ये सोचते हैं कि 100 में भी काम अपन निकल जाते हैं, तो इस रेट में ये काम ले लेते हैं। इस तरह से रेटें कम होती हैं। कुछ लोगों के पास, बहुत से ठेकेदारों के पास में अपने स्वयं के संसाधन होते हैं। देखिए बंधु, जिनके पास स्वयं के संसाधन होते हैं वो वर्षों पुराने हैं और वर्षों पुराने संसाधन उनके पास काम कर रहे हैं, तो उन संसाधन से उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है, और जब कमा लिया है तो उन संसाधनों के खर्चे वो नहीं जोड़ते हैं जो आपको जोड़ने जरूरी हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जेसीबी नहीं है, अब आपको जेसीबी के पैसे जोड़ने पड़ते हैं, जेसीबी का खर्चा जोड़ना पड़ता है, मगर जिसके पास 4-4, 5-5 जेसीबी खड़ी हैं तो वो अपना सोच लेता है, चलो ये समझ लेंगे कि अपने घर पे खड़ी हैं, काम पे खड़ी हैं, अपने गोडाउन में खड़ी हैं, काम पे चल रही हैं, कोई बात नहीं, तो वो इस तरह अपनी कटौतियां कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास में लेबर परमानेंट होती है, परमानेंट लेबर को काम हो चाहे नहीं हो पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि लेबर वेजेज तो लगनी ही लगनी है, तो अपन ये मान लेंगे कि लेबर वेजेज अपने घर से लग गई, सही काम तो करें, और जब आदमी काम करता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलता है। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, लाडू जब फूटता है तो भौरे जरूर खींचते हैं, और भौरे जब खींचते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। यानी एक लाडू एक ही आदमी को मिलता है, मगर जब उसको टुकड़े किए जाते हैं तो वो 10 में बिखर जाता है और 10 आदमियों को मुंह में जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ काम जब करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। अब बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं सर काम करेंगे घाटा हो जाएगा तो क्या होगा। बंधुओं, यदि यही बात हर आदमी, बिजनेसमैन यदि सोच लेता कि काम करेंगे और घाटा लग जाएगा तो क्या होगा, तो क्या इस दुनिया में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चलते? नहीं चलते। दोस्तों, ये सोचना आपका गलत है। हाँ, घाटा क्यों लगता है, घाटा कब लगता है, घाटा लगने के कौन कौन से कारण हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं इसी चैनल पे, जिस चैनल का नाम SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है। आप YouTube पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर देखिए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियोज़ को देखिए, उनमें मैंने इस तरह के काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं कि कौन कौन से कारणों से ठेकेदारों को घाटा लगता है। घाटा ऊपर से नहीं पड़ता है दोस्तों, छत पे से नहीं टपकता है, साइड पे आपके काम करने के गलत तरीकों से घाटा लगता है, या काम करने का आपको अनुभव नहीं होता है तब होता है, अथवा आपने टेंडर भरते समय रेटें एनालिसिस की, उनमें इन बातों को शामिल नहीं किया। जैसे 2-3-4% ओवरहेड एक्सपेंसेस लग जाते हैं, उनको गिनना चाहिए था आपको। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्च हो जाते हैं, रोज डेली साइड के ऊपर कुछ न कुछ लगता रहता है, और सैकड़ों बार आपको अपनी जेब में हाथ देना पड़ता है और पैसे निकालने पड़ते हैं। उन पैसों को आप भूल जाते हैं और लिखते ही नहीं कहीं, और जब लास्ट में आपको घाटा लगता है तब समझ में आता है कि ये 5% घाटा कैसे लग गया। तो ये 5% आपने मिसलेनियस खर्चों में, ओवरहेड एक्सपेंसेस में खर्च किया है, वो आपको उसमें शामिल करना चाहिए था। जब आपने रेटें कोट की उस समय देखने की बातें होती हैं। और भी कई तरह के होते हैं घाटा लगने के कारण। जैसे मान लीजिए आपने बारिश के अंदर काम शुरू कर दिया और बरसात आ गई और कई समस्याएं आ जाती हैं, उस समय काम में घाटा लगने की चांसेस रहते हैं। कई बार आंधी के कारण घाटा लग जाता है, कई बार मौसम और ज़्यादा खराब हो जाता है, उस समय हो जाता है। कुछ जगह भूकंप वगैरह के कारण घाटे लग जाते हैं, और कुछ जगह रेटों के कारण घाटे लग जाते हैं। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस समय सीमेंट की रेटें काफ़ी डाउन थी, मगर अचानक सीमेंट की रेटें
25 रुपये पर बैग बढ़ गई, या और किसी चीज़ की रेट बढ़ गई, स्टील की रेट मान लीजिए सरिये की रेट है वो 5 रुपये किलो 3 रुपये किलो बढ़ जाती है, तो ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। अब बात आती है कि जो बड़े ठेकेदार होते हैं उनके कैसे नहीं लगता। दोस्तों देखिए, लॉस चाहे वो बड़े ठेकेदार हों चाहे छोटे ठेकेदार हों, सबके लगता है, मगर जब बड़े ठेकेदार काम करते हैं तो बड़ी रिस्क लेते हैं, छोटे ठेकेदार के लिए छोटी रिस्क होती है। अपने यहाँ एक कहावत है कि बिल्ली को तो ताकड़े का घाव भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वही बात है, छोटा ठेकेदार होता है उसको 1,50,000 रुपये का घाटा बहुत बड़ा हो लगता है, मगर बड़े ठेकेदार को 5 लाख 10 लाख 20 लाख का घाटा भी छोटा लगता है, क्योंकि उनके काम करोड़ों में चलते हैं। 500 करोड़ का काम जिसने ले रखा है उसके 5 10 20 लाख रुपए का घाटा कोई मायने नहीं रखता है, और उनमें प्रॉफिट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही बात है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी फर्म को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी फर्म को बड़ा करेंगे तो धीरे 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 आप भी सॉलिड हो जाएंगे, और जब तक आप वेल्दी कॉन्फिडेंसली फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे, धनवान महसूस नहीं करेंगे, अमीर महसूस नहीं करेंगे, तब तब आपको इन बातों से डरना ही होगा, और डरना भी चाहिए। क्योंकि यदि आपने, कुछ लोगों का मिसमैनेजमेंट होता है, कुछ लोग मैनेजमेंट करना नहीं जानते, कुछ लोग अकाउंट्स के मामले में जानकार नहीं होते हैं, अकाउंटेंट रखने की उनकी हैसियत नहीं होती है, और खुद अकाउंट्स का काम जानते नहीं हैं, करते नहीं हैं। और जानने करने में भी ये चक्कर है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरह अकाउंट्स रखे जाते हैं, इस तरह अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कौन से हेड में कौन सा खर्चा डाला जाता है। ये सारी बातें आपको समझनी होती हैं, तभी आप एक अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं। तो PWD मैंने अच्छा प्लेटफॉर्म बताया आपको। इसके साथ में आप यदि नहर विभाग के काम में माहिर हैं, जानते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, तो नहर विभाग में भी आप अच्छे काम ले सकते हैं, PHED में अच्छे काम ले सकते हैं, और भी सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं, और अपने बिजनेस को पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस मेहनत मांगता है, बिना मेहनत के कोई बिजनेस नहीं होता है। यदि आप क्या कहना चाहिए उसको, कंफर्टेबल जोन में आना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं, या आप ये सोचते हैं कि ठेकेदार बनके अपन एकदम आराम से बैठे रहेंगे और काम चलते रहेंगे, यदि आपकी ये सोच है तो इस लाइन में मत आइए। हाँ, आप मेहनत करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क को कैसे कवर किया जा सकता है, रिस्क में कैसे धैर्य रखना चाहिए, और रिस्क को कैसे फाइट किया जाता है। यदि इन तरीकों को आप जानते हैं तो ठेकेदारी बिजनेस के अलावा आपके लिए और कोई बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। मगर ये सब आपको आना चाहिए, पेमेंट कैसे किया जाता है ये तरीका आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर ठेकेदार को पेमेंट करना होता है। आपने सुना होगा, मेरे 100 रुपये खा गया फला ठेकेदार, मेरे 500 रुपये खा गया। अरे भाई, 500 200 500 700 1000 2000 रुपये से क्या होता है, मगर ये मिसमैनेजमेंट का कारण है। एकदम नीट एंड क्लीन आप हिसाब रखिए। 1 तारीख से 15 तारीख तक का पेमेंट आप 20 तारीख को कर दीजिए। 5 दिन के पैसे आपके पास लेबर के रह जाएंगे, क्योंकि लेबर काम छोड़ के चली जाएगी तो आपके समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए आपको 5 दिन के पैसे उनको अपने पास डिपॉजिट रखना चाहिए। और 16 तारीख से लेके 31 तारीख या 30 तारीख तक का पेमेंट है वो आपको 5 तारीख को कर देना चाहिए। ऐसे आप पेमेंट करेंगे, विधिवत रूप से करेंगे, मस्टरोल वगैरह बना करके ढंग से करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। नमस्कार।